बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 का आज आर्टिकल करेंगे हम 4.3 वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड से पहले हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस मार्कर को छोड़ता हूँ तो ये नीचे की तरफ गिरती है। अब नीचे की तरफ गिरने की वजह क्या है? वजह है ग्रेविटेशनल फील्ड कि बॉडी कोई भी हम ज़मीन के करीब रखेंगे तो वो ज़मीन की तरफ गिरती है। दूसरे लफ्ज़ में ज़मीन के गिर्द कुछ ऐसा फील्ड है जिसमें वो दूसरे अजसाम को अपनी तरफ खींच सकती है। अब ज़मीन के गिर्द जहाँ तक ये असर मौजूद है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दे देंगे। हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इट कैन अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स। कि ज़मीन के गिर्द जितनी भी स्पेस है, जितनी वो जगह है जहाँ पर वो दूसरे बॉडीज़ को अपनी तरफ खींच सकती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देंगे। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कोई वर्क करता है? तो डेफिनेटली करता है कि जब मैंने इस मार्कर को यहाँ से छोड़ा, ये नीचे की तरफ गई, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है। और वो उसके साथ साथ जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है, बिकॉज देयर इज़ फोर्स, देयर इज़ डिस्प्लेसमेंट, सो देयर इज़ वर्क। और क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट रहती है। जब हम बहुत बुलंदी की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स डेफिनेटली कम होती है, लेकिन हम बात करेंगे क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहती है, विच इज़ इक्वल टू mg, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर फोर्स होती है। तो वेट असल में ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है जो किसी भी बॉडी को वेट की मदद से, जिसको हम वेट का नाम देते हैं। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है तो उस सूरत में सिर्फ उस वक्त वर्क नहीं कर रही जब वो हम उसको छोड़ते हैं नीचे की तरफ जाते हुए। अगर मैं इस चीज़ को ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूँ उस वक्त मैं भी वर्क कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ ग्रेविटी की भी फोर्स वर्क कर रही है। बिकॉज जब मैं उसको ऊपर की तरफ ला रहा हूँ तो फोर्स तो एक्ट कर रही है ग्रेविटी की, जो उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस वक्त जो इसका वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। जस्ट लाइक जिस तरह एयर फ्रिक्शन वर्क करती है व्हेन बॉडी मूव्स थ्रू इट, तो उस सूरत में उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कहते हैं कि वर्क करती है और वो नेगेटिव वर्क होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा जब बॉडी नीचे की तरफ जा रहा होगा, ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा होगा। लेकिन ग्रेविटी का वर्क ज़ीरो होगा जब बॉडी पैरेलल टू द अर्थ मूव करेगा। यानी अर्थ सरफेस के अगर पैरेलल मूव करे तो इसका मतलब ग्रेविटी की फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब इनके दरमियान एंगल 90। वर्क डन विल बी एफ डी कॉस 90 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब उस सूरत में वर्क डन 0 होगा। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वर्क होगा दैट इज़ अ स्पेशल केस। स्पेशल केस कैसे होगा अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास पॉइंट ए से एक बॉडी चले पॉइंट बी तक पहुंचता है, इस तरह कि ये इतनी हाइट तक पहुंचना है इसने फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का बॉडी का पहुंचना, तो इसका मतलब वर्क तो हुआ है, बुलंदी की तरफ जा रहा है। अब वो वर्क ग्रेविटेशनल वर्क फील्ड की सूरत में कितना होगा, या हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी। लाजमी तौर पे किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ अगर उठाना है तो कम से कम जो फोर्स लगेगी वो उसके वेट के बराबर होगी, यानी उसकी mg के बराबर होगी, जो कि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब वो फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी जो वेट होगा या ग्रेविटी की फोर्स होगी वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब हम चाहते ये हैं कि ए से
बी तक का वर्क डन कैलकुलेट करना। अब चूंकि हमने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स और हम एज्यूम कर रहे हैं कि नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कांस्टेंट है तो हम केस कांस्टेंट फोर्स का कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि पाथ कर्व है, जबकि हमने जो पढ़ा है वो स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ा है, एक लीनियर पाथ के लिए पढ़ा था। तो हम ये करते हैं कि हम इसको मुख्तलिफ पाथ के ऊपर देखते हैं कि कितना वर्क होगा। मैं ये कहता हूँ कि ये ए से डी तक और फिर डी से बी तक पहुँचते हैं, यानी ये पाथ 1 हम कह लेते हैं। पाथ 1 है हमारे पास, ए टू डी टू बी। एक और पाथ बना लेते हैं हम यहाँ पे, वो पाथ हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस या पाथ लेने का फ़ायदा हमें ये होता है कि वर्क डन कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। हम इसको सी कह देते हैं, हम इसका नाम पाथ 2 रख देते हैं। तो पाथ 2 है हमारे पास ए टू सी टू बी। इसी तरह पाथ 3 अगर हमारे पास ये हो, जो कर्व पाथ है, इसको हम पाथ 3 का नाम दे देते हैं, दैट इज फ्रॉम ए टू बी ऑन जिगजैग पाथ। अब इन तीनों पाथ के ऊपर हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या रिलेशन बनता है। तो पहले पाथ 1 को हम देखते हैं। तो फॉर पाथ 1 वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू बी। अब वर्क डन फ्रॉम ए टू डी, ए से डी की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अगर ए से डी की तरफ है, जबकि ग्रेविटी की फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास आंसर 0 होगा, बिकॉज कॉस ऑफ 90 इज 0। एम जी इंटू लेट्स से के डी कॉस ऑफ 90 बनेगा और वो 0 के बराबर होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस सूरत में वर्क डन 0 होगा। ये हम बहुत दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये आपने यहाँ से याद रखना है। प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू बी। अब वेट की फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड की फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसका मतलब हम फोर्स लेंगे डाउनवर्ड, जबकि डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड। दोनों के दरमियान एंगल आ गया 180, तो ये आ गया हमारे पास एम जी फोर्स इंटू, इसको मैं एच का नाम दे दूँ अगर डिस्टेंस डी टू बी, एच के साथ एच इंटू कॉस ऑफ 180, और कॉस 180 -1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास माइनस एम जी एच के बराबर आ जाएगा। तो पहले पाथ पर अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें कि ए से बी तक अगर वो ए टू डी टू बी पहुंचा, तो वर्क डन हमारे पास माइनस एम जी एच के बराबर होगा। अब सेकंड केस हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि हम दूसरे पाथ को ले लेते हैं, ए टू सी टू बी। अगर हम इस पाथ को और देखें तो पाथ 2 की बात करते हैं, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी। तो फिर वही बात कि जब हम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होंगे ए टू सी, तो वर्क डन तो हो जाएगा माइनस एम जी एच। ये माइनस एम जी एच यही वाला केस बनेगा जो अभी हमने किया था एम जी कॉस ऑफ 180, तो वो माइनस एम जी एच बनेगा क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू सी, जबकि ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उनके दरमियान एंगल होगा 180 डिग्री, तो रिज़ल्ट हमारे पास माइनस एम जी एच आ गया।
प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, अगेन दिस इज हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो अल्टीमेटली इनके दरमियान एंगल एम जी के साथ एंगल इसका 90 डिग्री होगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो अगेन रिजल्ट इज इक्वल टू एम जी एच विद नेगेटिव साइन। अब इसी तरह ये दो हमारे पास हॉरिजेंटल वर्टिकल डिस्टेंस वाले केसेस थे, तो हमने देखा कि वर्क डन एम माइनस एम जी एच के बराबर आ रहा है। अब पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो वो पाथ हमारे पास स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं है, ना तो हॉरिजेंटल है ना वर्टिकल है, या हम कह लें कि हर जगह पे उसका एंगल भी अगर फोर्स के साथ देखें तो चेंज हो रहा है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें, तो इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह होगा कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास पाथ कुछ इस तरह का था, हम इसको स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से स्टेप्स में डिवाइड करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंसेस की बात हो रही होगी, यानी ए से बी तक पहुंचने के लिए हमने इसको n स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, इस तरह कि यहाँ पे इसका वर्टिकल डिस्टेंस को मैं डेल्टा y1 कह देता हूँ, इस वर्टिकल डिस्टेंस को डेल्टा y2 कह देता हूँ, इस वर्टिकल डिस्टेंस को डेल्टा y3 कह देता हूँ, इसी तरह इस वर्टिकल डिस्टेंस को डेल्टा yn कह देता हूँ। मैंने इसको पूरे को n स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, और हॉरिजेंटल डिस्टेंस जिसको डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 कह सकते हैं, लेकिन हम बार बार ये जिक्र कर चुके हैं कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की सूरत में वर्क डन 0 होगा। हमारा वर्क डन सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने की सूरत में होगा, और वो हम जानते हैं वो नेगेटिव ऑफ एम जी इंटू वर्टिकल डिस्टेंस के बराबर है। तो अब इस सूरत में जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस एम जी इंटू डेल्टा y1 पहली सूरत में, उसके बाद अगले के लिए हॉरिजेंटल के लिए वर्क डन अगेन 0, फिर यहाँ पे दोबारा वर्टिकल डिस्टेंस आ गया माइनस एम जी डेल्टा y2 आ जाएगा, और फिर माइनस एम जी डेल्टा y3 आ जाएगा, और इसी तरह करते करते अप टू माइनस एम जी डेल्टा yn के बराबर होगा। यानी हम हर स्टेप के वर्टिकल डिस्टेंस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते करते उन सबको जमा करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें अगर देखें तो माइनस एम जी सब में आ रहा है, तो माइनस एम जी को कॉमन ले लें, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 डेल्टा y3 अप टू डेल्टा yn लिखा जा सकता है। अब ये हमने वर्टिकल डिस्टेंसेस को सम अप करना है। अगर देखा जाए तो ये वर्टिकल डिस्टेंसेस क्या है, अगर मैं इसको इस तरह बना सकूं, करते करते ये हमारे पास डेल्टा y1 है, ये डेल्टा y2 है, ये डेल्टा y3 है, अप टू ये हमारे पास डेल्टा yn के बराबर है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जब ये तमाम वर्टिकल स्टेप्स के अब वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ऑल स्टेप्स ऐड करेंगे तो ये टोटल हाइट अटेन आ जाएगी। तो ये माइनस एम जी, तो ये हमारे पास टोटल हाइट को हमने h का नाम दिया था, तो ये माइनस एम जी एच आ जाएगा। ये पार्ट 3 के लिए वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्टर आया वो ये आया कि आप पहले पाथ पर देखें तो वर्क डन आया माइनस एम जी एच, दूसरे पाथ में देखें वर्क डन आया माइनस एम जी एच, तीसरे पाथ की सूरत में देखें वर्क डन आया माइनस एम जी एच। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड
is independent of path। कि जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, यानी आप ए से बी तक किसी भी रास्ते से पहुँचें तो रिजल्ट सेम आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी का एक और रिजल्ट हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं, वो है वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ। फ़र्ज़ करें कि हम ए से चलते हैं, ए टू डी टू बी टू अगेन ए, या ए टू बी टू डी टू ए। अगर हम वर्क डन ऑन ए क्लोज्ड पाथ की बात करें तो ऐसी सूरत में क्या सूरत हाल होगी। अब एज्यूम कर लेते हैं, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हम चाहते ये हैं कि वर्क डन कैलकुलेट करें फ्रॉम ए टू बी, बी टू डी, डी टू ए। ये क्लोज पाथ बन रहा है। अब ए से बी तक जब ये हाइट h हो, इस डिस्टेंस को आप चलें d कह दें। ए टू बी के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट किया अभी हमने इस केस में, तो ये तो आ गया हमारे पास -mgh। तो वर्क डन फॉर ए क्लोज पाथ वो हम क्या ले रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डायरेक्ट प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। ये हमारे पास टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है ऑन टू द क्लोज्ड पाथ। अब इसके लिए हम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू -mgh। mgh ये हमारे पास क्लोज पाथ के लिए वर्क आ गया, ये -mgh। अब दूसरा हमारे पास है b टू d। पहले हमने ये कैलकुलेट किया था d टू b, वो आया था -mgh। उसकी वजह ये थी कि हम मूव कर रहे थे d से b की तरफ अगेंस्ट द फील्ड। अब फोर्स भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, दोनों के दरमियान एंगल होगा 0। तो दूसरा हमारे पास होगा प्लस mgh cos ऑफ 0। उसके बाद d टू a की बात अगर करें तो यहाँ पे अगेन d टू a वर्क डन 0 होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, वर्टिकल फोर्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा। अब इस सूरत में अगर आप गौर करें तो -mgh यहाँ पे प्लस mgh प्लस वर्क डन फ्रॉम d टू a 0, तो रिजल्ट विल बी 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड में एक और केस ये बना कि वर्क डन ऑन ए क्लोज्ड पाथ बिकम 0। तो वी कैन से दैट वर्क डन on a closed path is 0 in gravitational field। इसका मतलब ये हुआ कि इस सूरत में अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन कैलकुलेट करें बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ए क्लोज्ड पाथ, वो 0 होता है। तो ये भी हमारे पास एक स्पेशल केस ही बनता है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो अब इन दो डेफिनेशन से हम एक डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है कि ये एक ऐसा फील्ड है
जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो या वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ ज़ीरो हो, तो उस फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देते हैं। अब अभी हमने ये काम किया कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ज़ीरो, तो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। इसके एग्जाम्पल, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। आपको अगर क्वेश्चन ये आता है कि शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, तो आप लोगों को इनमें से कम एक प्रॉपर्टी को प्रूव करना होगा। आप इसको प्रूव कर देंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करें ओवर द क्लोज्ड पाथ, वो अगर ज़ीरो आ जाता है तो आप कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये साबित करेंगे या ये साबित करेंगे तो आप कह देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।